विलयन के अंदर जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विलेयता, सोलुबिलिटी। सर्वप्रथम सोलुबिलिटी क्या होती है? किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, किसी विलायक की फिक्स अमाउंट में किसी सोल्यूट की घुली हुई अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम अमाउंट को विलेय की विलेयता कहते हैं। कोई भी विलेय है उसको कोई एक विलायक की फिक्स अमाउंट लेकर उसके अंदर अधिक से अधिक कितना घोला जा सकता है, उसकी घुली हुई वो अधिकतम मात्रा विलेय की विलेयता कहलाती है। सोलुबिलिटी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। सर्वप्रथम विलेय की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूट। द्वितीय है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, टेम्परेचर अर्थात ताप। फोर्थ है प्रेशर मीन दाब। इस चैप्टर में अपने दो पदार्थों, ठोसों तथा गैसों की द्रव्य में विलेयता को स्टडी करेंगे। इसके अंदर सर्वप्रथम अपना टॉपिक आता है ठोसों की द्रव्य में विलेयता। ठोसों की द्रव्य में विलेयता, सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। एक निश्चित ताप पर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट की जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व होगी उस मैक्सिमम अमाउंट को ही उसकी सोलुबिलिटी कहते हैं। पदार्थ की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होंगे। सर्वप्रथम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। एक निश्चित ताप तथा दाब पर किसी विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुलने पर प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप तथा दाब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट की अधिकतम मात्रा घुलने पर प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन के अंदर उस दिए गए ताप पर अब और अधिक अपने विलेय को घोलना चाहे तो वो नहीं घुल पाता। जैसे अपने घर में एक गिलास पानी के अंदर चीनी घोलें। सर्वप्रथम 1 चम्मच चीनी घोली, वो डिजोल्व हो गई, घुल गई। फिर और डाला चीनी, घुल गई। और डाला, घुल गई। और डाल के हिला रहे हैं, घुल गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब चीनी और डालेंगे तो घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगी। गिलास के पैंदे पर वो अपने को वैसे ही दिखेगी, तो अपने को लगेगा कि अब चीनी और नहीं घुल रही। इस समय जो विलयन होता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में डायनामिक इक्विलिब्रियम, गति के साम्य होता है। गति के साम्य का क्या मतलब? अपने जो विलयन बनाया था वो कैसे बना था? सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना डिजोल्यूशन कहलाता है। और सॉल्यूशन में से सोल्यूट का वापस प्राप्त होना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जब संतृप्त विलयन बन जाता है तो उस समय ये साम्य व्यवस्था, डायनामिक इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, जिसके अंदर डिजोल्यूशन की रेट और क्रिस्टलाइजेशन की रेट इक्वल हो जाती है। अर्थात जैसे अभी अपनी बात कर रहे थे, चीनी को घोलते जा रहे थे, एक कंडीशन ऐसी आती है कि चीनी घुलना बंद हो जाती है। उस समय ये नहीं होता कि अब घुलने का प्रोसेस रुक गया। घुलने का प्रोसेस चलता है, डिजोल्यूशन का प्रोसेस चलता है, बट जितना सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है, जितना विलेय घुलता है, उतना ही सॉलिड पदार्थ सॉल्यूशन में से वापस क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। तो इस प्रकार अपने को ऐसा लगता है कि अब चीनी नहीं घुल रही या पदार्थ नहीं घुल रहा, जबकि वास्तव में वो घुल रहा होता है, बट उतनी ही अमाउंट में वापस सॉलिड अवस्था में प्राप्त भी हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि दिए गए ताप पर किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घुल सके तो वो क्या कहलाता है आपका? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी अपने बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब चीनी को घोला तो वो घुल गई, फिर और चीनी डाल के चम्मच से हिलाया वो भी घुल गई। तो ये जब तक घुलती जाती है अर्थात तब तक विलयन आपका क्या है? असंतृप्त विलयन है।
एक कंडीशन ऐसी आएगी जब और नहीं घुलेगा, उस समय ये विलयन क्या बन जाता है आपका संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि दिए गए ताप पर किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि किसी विलायक के अंदर कोई विलेय को उस विलायक की अधिकतम क्षमता जितना वो मैक्सिमम घोल सकता है उससे ज़्यादा उसमें मिलाया गया है तो वो विलयन क्या कहलाता है आपका अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके अलावा दो विलयन और पढ़ेंगे अपने, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिसके अंदर विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो वो क्या कहलाते हैं आपके तनु विलयन कहलाते हैं। और सांद्र विलयन ऐसे विलयन जिनके अंदर विलेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में घुला हुआ होता है वो आपका सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपने विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो पिछली क्लासेस के अंदर जैसे आप लोगों ने पढ़ा है समान समान को घोलता है, अर्थात लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या मतलब हुआ? एक जैसी प्रकृति की चीजें आपस में घुल जाएंगी। कहने का भाव आयनिक ठोस जैसे कि NaCl, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी ध्रुवीय विलायकों अर्थात पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में घुल जाएंगे, जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स सहसंयोजक ठोस जैसे कि आयोडीन, S8, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अर्थात अध्रुवीय विलायकों में जैसे CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन में विलेय होते हैं। आयनिक सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में, आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में, जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स अर्थात सहसंयोजक ठोस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। आयनिक ठोस जैसे आयनिक सॉलिड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की ध्रुवीय विलायकों में घुलनशीलता का कारण आयन द्विध्रुवीय अंतःक्रियाएं होती हैं। आयनिक सॉलिड्स की पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि वाटर में सोल्युबिलिटी का रीजन आयन डाइपोल इंटरैक्शंस होता है। क्या? आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। आप पढ़ते जैसे नमक को पानी में मिलाया तो नमक का जलीय विलयन प्राप्त होता है। नमक को पानी में मिलाने पर नमक का जलीय विलयन प्राप्त होता है। जैसे ही आप नमक को पानी में मिलाते हो तो नमक आयनों में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स में। और पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन आयन्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, अर्थात इन आयन्स का जलीयोजन हो जाता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु होते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, इसलिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। धन आयनों को जब ये वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ऋणात्मक पार्ट होता है जैसे ऑक्सीजन वो धन आयन की तरफ रहेगा। तो इस धन आयन और इस ऋणात्मक ऑक्सीजन के बिटवीन जो अंतःक्रियाएं होती हैं अट्रैक्शन की, तो इसको बोलते हैं ये आयन और वाटर मॉलिक्यूल क्या बन गया? एक द्विध्रुव, क्योंकि इसके अंदर दो सिरे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। इसी ढंग से जब क्लोराइड आयन होगा वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु से कवर होगा, घिरा हुआ होगा चारों तरफ से। किसी भी आयनिक सॉलिड की सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसकी जालक ऊर्जा पर और जलयोजन ऊर्जा पर। किस पर? जालक ऊर्जा पर और जलयोजन ऊर्जा पर। वे आयनिक सॉलिड्स जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है, जालक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए
आवश्यक ऊर्जा। और जलयोजन ऊर्जा किसी भी आयन के जलयोजित होने पर निकलने वाली ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा होती है। जालक ऊर्जा जालक तोड़ने के लिए देनी पड़ती है, अर्थात एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। और जलयोजन ऊर्जा ये आयन के जलयोजित होने पर बाहर निकलती है, अर्थात एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। तो वे आयनिक ठोस जिनके लिए जालक ऊर्जा का मान कम और जलयोजन ऊर्जा का मान, हाइड्रेशन एनर्जी का मान अधिक होगा, उनकी जल में विलेयता भी अधिक होती है। किसी ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। संतृप्त विलयन के अंदर एविले ठोस अर्थात सोल्यूट और विलयन सॉल्यूशन के मध्य निम्न प्रकार का डायनामिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्य पाया जाता है। इस गतिक साम्य के अंदर चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों ही रिएक्शन के साथ एंथैल्पी संबंधित होती है। एंथैल्पी का धनात्मक मान ऊष्माशोषीय अभिक्रिया को बतलाता है और ऋणात्मक मान ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को बतलाता है। साम्यावस्था को प्रभावित करने के कई फैक्टर्स होते हैं। जब साम्यावस्था प्रभावित होती है तो ला-शात्लीय नियमानुसार यदि कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर लगाने पर साम्यावस्था प्रभावित हो रही है तो साम्यावस्था उस ओर खिसक जाएगी जिस तरफ जाने पर लगाया गया डिस्टर्बिंग फैक्टर का प्रभाव समाप्त हो जाए। ला-शात्लीय नियमानुसार यदि साम्यावस्था को डिस्टर्ब किया जाए किसी भी कारक के द्वारा तो साम्यावस्था उस ओर खिसकेगी जिस तरफ जाने पर लगाया गया डिस्टर्बिंग फैक्टर समाप्त हो सके। ला-शात्लीय के नियमानुसार वे ठोस जिनके विलय होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण विलयन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अर्थात विलयन का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड नौसादर जिसको बोलते हो, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विलयन का टेम्परेचर बढ़ेगा। और साम्यावस्था ला-शात्लीय के नियमानुसार किस ओर खिसकेगी, जिस तरफ जाने पर जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया था वो टेम्परेचर घट सके। तो इसलिए जो घुलने का प्रोसेस है वो होने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, विलयन ठंडा हो रहा है, इसलिए पदार्थ की विलेयता अर्थात सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि वे ठोस जिनके विलय होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, जब ऊष्मा बाहर निकलेगी अर्थात ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया के कारण विलयन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अर्थात विलयन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने के साथ घटती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कि भूजा चूना या स्लैग लाइम भी कहते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो ऐसे ठोस जिनकी विलय होने पर ऊष्मा बाहर निकले अर्थात विलयन गर्म हो जाए तो साम्यावस्था स्थापित होने के पश्चात यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ला-शात्लीय के नियमानुसार साम्यावस्था उस ओर खिसकेगी जिस तरफ जाने पर जो टेम्परेचर बढ़ाया था वो ख़त्म हो सके, रिमूव हो सके। तो आपको पता है ऐसे पदार्थ जब घुलने पर क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है विलयन, तो इसलिए ये पदार्थ क्या होगा, कम घुलेगा ताकि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो सके। कुछ ऐसे जलयोजित ठोस भी होते हैं जिनकी विलेयता एक निश्चित ताप तक बढ़ती है बट फिर उसके बाद ताप बढ़ने के साथ घट जाती है। ऐसा इन पदार्थों का एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में मिलने के कारण होता है और इन अलग अलग क्रिस्टलीय रूपों की विलेयता वक्र भी अलग अलग होते हैं। जिस टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलीय रूप दूसरे क्रिस्टलीय रूप में बदलता है उस टेम्परेचर को संक्रमण ताप कहते हैं। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूबर साल्ट हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट होता है, क्रिस्टलीकृत जल रखने वाला सोडियम सल्फेट होता है,
इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर जैसे ही टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो ये जो क्रिस्टलीकृत वाटर होता है ये सारा का सारा वाष्पीकृत हो जाता है और आपके पास निर्जलीकृत सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। और यदि टेम्परेचर 32.8 से कम हो जाए तो रिवर्स रिएक्शन चल पड़ेगी और वापस वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इसका विलेयता वक्र देखें तो प्रारंभ में ताप बढ़ने के साथ इसकी विलेयता बढ़ती जा रही है, बट जैसे ही 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से होगा उस टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकृत वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे और इसकी विलेयता घटनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्या हुआ? एक क्रिस्टल रूप का दूसरे क्रिस्टल रूप में बदलने के कारण। तीसरा फैक्टर है विलेय के कणों का आकार, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो छोटे आकार वाले विलेय कणों की विलेयता हमेशा अधिक होती है, जबकि बड़े आकार वाले विलेय पदार्थ की विलेयता कम होती है। एक ही कोई पदार्थ ले लेते हैं अपने, उसका एक बड़ा साइज ले लें और इसके छोटे छोटे बारीक पिसा हुआ ले लें, तो जो बारीक पिसा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी घुल जाता है, जबकि बड़े आकार के क्रिस्टल नहीं घुलते। तो लैब के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का जब भी विलयन बनाया जाता है तो उसको पीस कर यूज किया जाता है ताकि उसकी विलेयता अधिक हो सके। नेक्स्ट है सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या होगा? आयन एक आयन समान होगा। विलयन में समान आयन की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। विलयन के अंदर समान आयन की उपस्थिति में अल्प विलेय लवण की विलेयता घट जाएगी। जैसे AgCl की जल में विलेयता नमक के जलीय विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। AgCl को पानी में डिजोल्व करो तो अधिक घुलेगा और नमक के जलीय विलयन में डिजोल्व करें तो वो कम घुलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नमक के अंदर भी क्लोराइड आयन है और नमक आपका क्या है? प्रबल विद्युत अपव्यय है। और AgCl आपका क्या है? दुर्बल अल्पविलेय लवण होता है, इसके अंदर भी क्लोराइड है, तो एक आयन क्या हो गया? कॉमन हो गया। इसलिए नमक के जलीय विलयन में AgCl की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसे क्या बोला जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। प्रबल विद्युत अपव्यय की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपव्ययों का आयनन कम होगा या कह दें उसकी विलेयता कम हो जाती है।